हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आजकल हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे आपकी एलटी के पार्ट 1 की सीरीज़ चल रही है। तो उसी के अंतर्गत आज हम क्या कर रहे हैं, आपका एक जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, एनसीटीई। क्या है हमारा टॉपिक? एनसीटीई, उसका अध्ययन कर रहे हैं। एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसे? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कब इसकी स्थापना हुई, इसके कार्य क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इसका कार्यालय, किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, उस सब चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले तो क्या है। ठीक है, इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो एनसीटीसी की स्थापना कब हुई थी, जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी इसकी? दिसंबर 1993। अब किस तरीके से हुई थी? दिसंबर 1993 में संसद में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा एक्ट 1993 पास करके इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, देखिए स्थापना तो कब हुई थी इसकी? 1973 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1973 में हुई थी, और 1993 में इसे क्या मिला? संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आपसे दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका एनसीटीसी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1973 में हुई थी, और 1993 में इसको क्या मिला था? संवैधानिक दर्जा मिला था। और 1995 में इसका क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। ठीक है, 1995 में क्या किया गया? इसका पुनर्गठन किया गया। तो तीनों चीज़ों आपको ध्यान रखनी है। स्थापना 1973 में हुई थी, संवैधानिक दर्जा 1993 में मिला, 1995 में इसका क्या हुआ? 1995 में इसका पुनर्गठन हुआ। चलिए अब एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, 1973 में क्या हुआ? इसकी स्थापना हुई, 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला, और 1995 में इसका क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया जो हमने लिखा है। अब देखते हैं हम इसका संगठन। ठीक है, ये जो हमारे पास इसमें क्या होते हैं? 3 पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। जो यानी जो हमारे पास एनसीटीसी की संस्था है, इसमें क्या होते हैं? 3 पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं इसमें? 3 पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। भी अधिकारी क्या क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और एक सचिव होता है। तो इसमें कुल कितने पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं? 3 पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव होता है। जो पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं, इनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। ठीक है, पूर्णकालिक अधिकारियों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का होता है। अगर आपसे पूछे जो एनसीटीसी के पूर्णकालिक शिक्षक होते हैं, उनकी जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? उनका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का होता है। इसके अतिरिक्त 52 सदस्य और होते हैं। इनमें से कुछ पदेन और शेष मनोनीत होते हैं। 3 तो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं या अधिकारी होते हैं, उसके अलावा 52 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से कुछ क्या होते हैं? पदेन मतलब जो उसी पद में स्पेशल काम करते हैं। कुछ क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ठीक है, इन्हें जिन्हें बाहर से नियुक्त किया जाता है। अब देखो पदेन सदस्य कौन कौन होता है। केंद्र सरकार का शिक्षा सचिव है ना, यूजीसी का अध्यक्ष और एनसीईआरटी का निदेशक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो एनसीटीसी के पदेन सदस्य कौन कौन है। तो कौन कौन है? तो हो गया शिक्षा सचिव हो गया, एक यूजीसी का अध्यक्छ होगा, एक एनसीईआरटी का निदेशक हो गया। ये तीनों क्या होते हैं? इसके पदेन सदस्य होते हैं, यानी जो इसमें होते ही होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, देखो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, का निदेशक। ठीक है, ये भी क्या होता है? इसका पदेन सदस्य होता है। सीबीएसई का अध्यक्ष, ये भी इसका क्या होता है? पदेन सदस्य होता है। योजना आयोग का परामर्शदाता, वित्त सलाहकार, ठीक है, किसका? AICTE यानी ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? AICTE, जो इसका क्या होता है? ठीक है, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो इसका सेक्रेटरी होता है, वो भी क्या होता है? इसका पदेन अध्यक्ष होता है, और क्षेत्रीय कार्यालय अध्यक्ष। ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं? इसके पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य का मतलब क्या होता है? जो कोई भी उन पद पर रहे वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? इसका सदस्य बन जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं? पदेन सदस्य बोलते हैं। यानी जो भी इन जो जो संस्थाएं मैंने आप गिनाई, इन संस्थाओं के पदों पर बैठेगा, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इसके पदेन सदस्य हो जाएंगे। यानी उनको बोलने की जरूरत नहीं कि भाई आप इस संस्था में भी हो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? इस संस्था के भी सदस्य हो जाते हैं। अब देखो, अब देखते हैं हम इसके मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य कौन कौन से होते हैं? 3 संसद से, ठीक है, 3 सदस्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं से। तो 3 सदस्य मतलब जिनको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ से होते हैं? मनोनीत मतलब जिनका नाम लिख के भेजा जाता है कि फलाने फलाने सदस्य बनेंगे। तो 3 तो कहाँ से होते हैं? संसद से होते हैं। 3 प्राथमिक और माध्यमिक और सुप्रसिद्ध संस्थाओं से होते हैं। यानी एक प्राथमिक से हो गया, एक माध्यमिक से हो गया, और एक प्रसिद्ध शिक्षा संस्थाओं से हो गया। ठीक है, 9 सदस्य प्रांतीय सरकारों में प्रतिनिधित्व करने वालों में, और 13 सदस्य विभिन्न स्तर के शिक्षा विशेषज्ञ से होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? इसके मनोनीत सदस्य होते हैं।
अब जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। ये आपको याद रखना है कि जो एनसीटीसी के मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है आपका? 2 वर्ष का होता है। जबकि जो स्थायी सदस्य होते थे उनका कार्यकाल कितना होता था? 4 वर्ष का होता था। अब देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है। हमारा जो एनसीटीसी है यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ हमारे पास? दिल्ली में है। इसकी कुछ क्षेत्रीय समितियाँ भी हैं, ठीक है। अब क्षेत्रीय समितियाँ कहाँ कहाँ पर स्थित है उनको देख लेते हैं। पहली क्षेत्रीय समिति उत्तरीय क्षेत्रीय समिति जो कहाँ है हमारे पास? जयपुर में है। दक्षिणी क्षेत्रीय समिति कहाँ है हमारे पास? बेंगलुरु में। आपको याद रखना है। पूर्वी क्षेत्रीय समिति कहाँ है? उड़ीसा में है। और पश्चिमी कहाँ है? भोपाल में। आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए उत्तरी कहाँ होगी? जयपुर में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। दक्षिणी कहाँ आपकी? बेंगलुरु यानी कर्नाटक में। पूर्वी भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में। और पश्चिमी कहाँ है आपकी? भोपाल में है। तो ये इसकी 4 क्या हैं? क्षेत्रीय समितियां हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उद्देश्य एवं कार्य, यानी जो हमारे पास एनसीटीसी है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं और उसके क्या क्या कार्य हैं। पहला तो क्या है? शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों और यूजीसी एवं विश्वविद्यालयों को सलाह देना, ठीक है। इन सबको क्या देना? सलाह देना। किन किन को? ठीक है, जो भी शिक्षा के संबंध में जितने भी पहलू हैं उनको केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, यूजीसी और विश्वविद्यालयों को सलाह देना। पहला काम तो क्या है इसका? शिक्षक शिक्षा के बारे में सलाह देना। दूसरा क्या है? सभी प्रकार के शिक्षा संस्थाओं के लिए मानदंड निर्धारित करना, यानी जितने भी आपकी शिक्षक संस्थाएं हैं, है ना, यानी जहाँ शिक्षक तैयार की जाए, जैसे बीएड कर रहे हैं बच्चे, एमएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो उन सब के लिए यानी वहाँ शिक्षक को कैसे कैसे तरीके से तैयार करना है उन सब के लिए गाइडलाइन बनाना। तीसरा क्या है? सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण करना और साथ ही साथ उनके वेतनमान का निर्धारण करना। अगला काम क्या है इसका? यानी जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे मतलब जो प्यूपिल टीचर है ना, तो जो उनको पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनकी योग्यताओं का निर्धारण करना। यानी जो शिक्षक बनाने के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, यानी आप बीएड कर रहे हो तो बीएड में आपके जो टीचर होंगे, आप डीएलएड कर रहे हो तो डीएलएड कराने वाले आपके जो अध्यापक होंगे, या आप एमएड कर रहे हो तो वहाँ आपके जो अध्यापक होंगे, ठीक है, उन सब को वो जो अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी शिक्षकों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यताओं का निर्धारण करना, यानी क्वालिफिकेशन का निर्धारण करना, और साथ ही साथ उनके दी जाने वाली वेतन का भी निर्धारण करना। ये सारा काम किसका है? एनसीटीसी का ही है। अगला देखिए, सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, समय समय पर नए पाठ्यक्रम का शुरू करना, ठीक है। शिक्षा संस्थाएं यानी जितनी भी शिक्षा संस्थाएं हैं, ठीक है, उनके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। वैसा तो सीबीएसई करते हैं ना, जो पर वैसे प्रकार की संस्थाएं हैं उनके लिए कौन करता है? आपकी एनसीटीसी, यानी जो शिक्षक शिक्षाओं से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक शिक्षा के संबंध में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करना। अब जो केंद्र क्या करता है, ठीक है, शिक्षक बनाने के लिए जो भी निर्णय करता है, यानी जो भविष्य में जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे उन शिक्षकों को जो भी क्या करता है सरकार, जो भी निर्णय लेती है उन निर्णय को कौन लागू करता है? एनसीटीसी ही लागू करती है। शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना और उसके स्तर को बनाए रखना, है ना। अब ये ना हो जैसे वर्तमान समय में आप कई जगह देख रहे हो क्या हो गया, कुकुर मुत्ते की तरह आपके क्या खुल गए हैं? शिक्षक संस्थान खुल गए हैं जो शिक्षकों को तैयार करते हैं, यानी बीएड हो गया या अलाना प्राइवेट संस्थाएं बहुत सारी खुल गई, जो आपको कईयों को तो क्या करेंगे, केवल डिग्री देने से मतलब है, उनको पैसा चाहिए डिग्री। तो यानी जितनी भी शिक्षक शिक्षण संस्थाएं खुली हैं उनके मानदंड को बनाए रखना, ठीक है, इस प्रकार का कार्य भी कौन करता है? एनसीटीसी ही करता है। अगला क्या है हमारे पास? शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करना ही नहीं, जानकारियाँ प्राप्त करना और उपयोगी तथ्यों का लाभ उठाना, ठीक है। अगली चीज़ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी अलग अलग देश हैं वहाँ टीचरों के वेलफेयर के लिए और उनको और अच्छा बनाने के लिए जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी जानकारी अर्जित करना और वहाँ से होने वाले अच्छे अच्छे कार्यों को अपने देश में क्रियान्वित करना। अब अगला देखते हैं हम शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का योगदान, यानी एनसीटीसी ने क्या क्या योगदान दिया है शिक्षकों का स्तर ऊपर उठाने में। सभी स्तर की शिक्षक संस्थाओं की अधिसंरचना में सुधार होने लगा है, ठीक है। जब से एनसीटीसी बना तब से क्या होने लगा है, जितने भी हमारे पास शिक्षक संस्थाएं हैं सभी स्तर यानी प्राथमिक, जूनियर, इंटर, स्कूल, व्यावसायिक, जितनी भी सब में क्या होने लगे हैं? सुधार होने लग गए हैं।
उनमें प्रयोगशालाओं कार्यशालाओं की व्यवस्था होने लगी है। ठीक है, पहले आप देखते थे विद्यालयों में बहुत कम प्रयोगशालाएं होती थी, प्रयोगशाला के नाम पर केवल क्या करता था, कुछ कॉपियां बनवा दी जाती थी, हो जाता था। लेकिन अब बहुत सारे स्कूलों में प्रयोगशालाएं भी स्थापित होने लगी है। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को पूर्ति होने लगी है ना। पहले क्या होता था, आप देखते थे शिक्षक भी बहुत कम होते थे, लेकिन अब क्या होने लगा है, थोड़ा मतलब शिक्षक और छात्रों का अनुपात भी सही होने लगा है। परिषद का एक मुख्य कार्य विभिन्न स्तरों की शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आदर्श पाठ्यक्रमों का निर्माण करना है। ठीक है, तो अगला क्या बताया इसने, ठीक है, जो विभिन्न स्तर यानी प्राथमिक, माध्यमिक, ठीक है, उच्च प्राथमिक, जितने भी हमारे पास जो शिक्षा स्तर हैं वहाँ पर क्या करना है, शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट करना है। जैसे प्राथमिक में बच्चों को क्या होना चाहिए, अक्षर ज्ञान होना चाहिए, माध्यमिक में बच्चों को थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक है, और अमूर्त चिंतन की क्षमता चाहिए। इस प्रकार के जो भी उद्देश्य, उन सारे के सारे उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है, आपका एनसीटीसी करती है। उसने 1996 में यह कार्य किया जिसे 1998 में करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, क्वालिटी टीचर एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये कार्य उसने कब से करना शुरू किया, 1998 से करने शुरू किया। ठीक है, देखो क्या किया उसने, 1996 में एक कार्य किया जिसे 1998 में, ठीक है, 1996 से उसने कार्य करना शुरू किया और 1998 से इसको क्या बोला जाता है, 1998 से इसको बोला जाता है आपके पास, ध्यान से देखिए, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन। करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, यानी ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना जिससे जो टीचर हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार हो। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये कार्यक्रम कब से शुरू हुआ, तो ये कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है, 1998 से शुरू हुआ है और उसी नाम से इसको क्या करता है, प्रकाशित भी करता है। चलिए, इसी फ्रेमवर्क में अब हमारे पास लास्ट चीज़ है, इसी फ्रेमवर्क में एनसीटीसी ने 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का प्रस्ताव किया था। आपको जो 1998 में आया था, है ना, यानी क्या आया था, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन। इसी में ही एनसीटीसी ने क्या कहा, जो बीएड है वो बीएड कितना क्या होना चाहिए, 2 वर्षीय बीएड होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है 2015 तक जो हमारा बीएड होता था वो क्या होता था, 1 वर्षीय होता था। उसके बाद से क्या हो गया, बीएड 2 वर्षीय हो गया। अब आपको पता है जो एनईपी 2020 आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उस पर सरकार ने क्या कहा है कि जो जिन्हें भी बीएड करना है उनको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड बीएड करना पड़ेगा। यानी जब बीएड भी कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा। और ये कब से लागू होने की बात कही जा रही है, 2030 से लागू होने की बात कही जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारे पास एनसीटीसी, उसमें जो जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। आशा करता हूँ आपकी समझ में ही आया होगा। अगर आपकी समझ में कोई भी चीज़ नहीं आती तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।